अदब कीजिए हमारी खामोशी का। एक बार फिर से सुनिए, अदब कीजिए हमारी खामोशी का, आपकी औकात छिपाए फिरते हैं। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार। मैं हूं आपका साथी राजीव कुमार और इस समय हम हैं जल महलों की नगरी डीग में। जैसा कि आप सबको पता है, राजस्थान में 26 नवंबर को 25 नवंबर को राज्य विधानसभा के चुनाव हैं और इन चुनावों को लेकर के अब धीरे धीरे करके उम्मीदवार सामने आने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 124 उम्मीदवारों की सूची आ गई है, जिसमें भरतपुर जिले से 3 सीटें डिक्लेयर हुई हैं, जिनमें नगर है, वैर है और डीग कुम्हेर है। कांग्रेस की ओर से भी सीटें डिक्लेयर हो गई हैं। तो डीग में जो मुकाबला है वो बिल्कुल आमने सामने का मुकाबला है। 2018 के चुनाव में जो प्रत्याशी जिन जिन दलों से आमने सामने थे वो एक बार फिर से सामने हैं। उनको लेकर के आम जनमानस की क्या राय है, आपकी स्क्रीन पर सीधे जुड़ी हुई हैं। मोनिका जैन एक सोशल वर्कर हैं, समाज में खास करके निर्धन बेटियों की शादी को इन्होंने अपना ध्येय बना रखा है और उसके लिए हमेशा सक्रिय रहती हैं, मुखर होकर के अपनी बात कहती हैं। तो मोनिका जी से संवाद को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा राजनीतिक विषय है, सामाजिक कम है। आपके कमेंट्स, आपके सवाल इस संवाद को रोचक और गंभीर बनाने में हमारी मदद करेंगे। मोनिका जी एक बार और हमारे दर्शकों को नमस्कार कर लीजिए। संवाद फॉर यू के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, राम राम साहब। डीग कुम्हेर में क्या कोई बदलाव की लहर है या जनता अभी मन नहीं बना पा रही है? जी राजीव जी, आपका जो सवाल है कि डीग कुम्हेर परिवर्तन चाहता है क्या, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि डीग कुम्हेर ही नहीं, पूरा राजस्थान परिवर्तन चाहता है। डीग कुम्हेर के साथ पूरा राजस्थान चाहता है सत्ता का पलटवार, और यह सब देखने को आज धरातल पे मिल भी रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कांग्रेस ने जिसको ठगा नहीं। तो आज हर व्यक्ति त्रस्त है कांग्रेस की नीतियों से और नीतियों से, और जिसका जवाब आगे आने वाले चुनावों में जनता कांग्रेस को निश्चित ही देगी। दिनेश भात्रा हैं, वो कह रहे हैं मोनिका जी जब बोलती हैं तो कांग्रेस हिलने लग जाती है, ऐसा क्यों? ये इन भाई भैया जी को मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि जो हमारा काम है धरातल से जुड़े रहना और धरातल पे कार्य करना। आज जो बातें बड़े बड़े मंचों से कांग्रेस के लिए कही जा रही हैं तो वो धरातल पे शून्य है। जब जो व्यक्ति धरातल से जुड़ा होता है, समाज की जिसने सेवा की होती है, तो वो प्रति व्यक्ति की मनोभावना जानता है, जमीनी जुड़े मुद्दों से जुड़ा होता है। तो जब सच्चाई होती है, आवाज अपने आप प्रखर हो जाती है और अपने आप ही सत्यता में एक जोश आ जाता है। तो मेरी ये जो आवाज है, जो आप सभी को पसंद है, बुलंद आवाज, ये सच्चाई की आवाज है और धरातल से जुड़े रहने की ये मेरी भूमिका रही है, जिससे मैं आप सबके सामने अपनी वाणी को रख पाती हूँ और अपनी बात को आपके सामने प्रखर रूप से व्यक्त कर पाती हूँ। तौबा क्या अफसाना निकला, बादल भी परवाना निकला, आंसू साथ बहाने बैठा, वो मुझसा दीवाना निकला। मोनिका जी, डीग जिला बना है और राजस्थान में यूं तो 22-23 जिले बन गए हैं, तो भरतपुर में से एक जिला हट करके डीग बना है। तो क्या इसका फायदा यहां से जो विधायक और पर्यटन मंत्री हैं उनको कुछ मिलेगा या नहीं? राजीव जी, अच्छा सवाल आपने किया है कि डीग जिला बना है और इसका फायदा नुकसान किसको मिलेगा। डीग जिला बना है, ये हर व्यक्ति की डीग की चाह रही कि डीग जिला बने, और डीग को जिला बनाने का प्रयास काफी सालों से किया जा रहा है। लेकिन आज डीग जिला बना है, क्या ये सौगात कांग्रेस सरकार ने सही रूप से दी है, उतारी है? साथ में इन्होंने 19 और फिर 3 नए जिलों की और घोषणा करी है। तो इनकी क्या मंशा रही है कि हमने बनाया भी और हम इसको आधा लटका भी दें, कि कैसे ये जो इनकी विचारधारा है धरातल पे उतरेगी। जब इस समय कांग्रेस ने जो अपना
चला रखी है नीतियां राजस्थान दूसरे नंबर पर कर्जे में आ गया है। तो इन जिलों के लिए जो आर्थिक सहायता चाहिएगी, जो राशि की आवश्यकता पड़ेगी, तो कांग्रेस सरकार उसका कहां से इंतजाम करेगी, कैसे जनता पे बोझ डालेगी। तो एक इन्होंने कह के और ना कहने वाली चीज दोनों ही सामने जनता के रख दी है। डीग जिले बनने के लिए हर व्यक्ति खुश है, लेकिन भ्रम में भी है, क्या बना है, क्या होगा, कब होगा, कितना समय लगेगा, कैसे होगा, ये सारे सवाल कांग्रेस ने जनता के जहन में डाल दिए हैं और उसी का ही परिणाम है कि खुशी हमारी अधूरी रह गई है। तो कांग्रेस सरकार का सिर्फ यही काम रहा है कि ईमानदारी हमने किसी से की नहीं, वफा हमने सीखी नहीं। तो इनका यही जो नीति है इनको धरातल पे शून्य कर देगी। लफ्जों में भी जिम्मेदारी झलकनी चाहिए, बिल्कुल लफ्जों में भी जिम्मेदारी झलकनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत से लोग देखते ही नहीं है, पढ़ते भी हैं। तो जो बात आप उठा रहे हैं जिले को लेकर के, एक तो दिनेश बात्रा कह रहे हैं कि शैली भैया की जीत पक्की है, उस पर आप कुछ कहें। लेकिन जैसे जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थापित हो गया, जिला कलेक्टर कार्यालय स्थापित हो गया, परिवहन कार्यालय स्थापित हो गया, जो मोटे मोटे से जो कार्यालय हैं वो सब स्टैब्लिश्ड हो गए हैं, तो स्वरूप आने में तो समय तो लगेगा, उसका तो इंतजार करना पड़ेगा भाई। देखिए, स्वरूप कहते हैं जितनी चादर उतने पैर पसारो। तो इन्होंने क्या करा है, अपनी चादर को इतना बड़ा कर दिया, पैरों को इतना आगे पसार दिया है कांग्रेस सरकार ने कि चादर उतनी बड़ी है नहीं हमारे पास। तो उससे क्या होगा कि इन्होंने बोल तो दिया, अब ये करेंगे तो कैसे करेंगे कि आम जनता पे उसका वहन होगा। आज इन्होंने चौकियां खोल दी हैं, थाने खोल दिए हैं, लेकिन आप धरातल पे स्थिति देखिए, हमारे जो पुलिसकर्मी है, अधिकारी हैं, इन्होंने उनको ऐसे खड़ा कर दिया, शून्य मात्र बनाकर। उनपे आज वाहन तक उपलब्ध नहीं है कि वो कहीं जाएं। अगर उनपे सूचना आए तो हो सकता है कि अगर आप उन्हें बुलाएं तो आप अपनी गाड़ी उनके पास भिजवाएं, क्योंकि कांग्रेस ने ये जो आनन फानन में जो ये नीतियां लागू की हैं, ये इनका धरातल पे शून्य है, कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं कि हमारी जो चौकियां हैं उस पे पुलिस को इन्होंने भेज दी है, तैनात कर दी है, लेकिन आज उनसे पूछो तो उनपे वाहन नहीं है, उनपे साधन नहीं है। तो आप ये बताइए कि अभी कुछ भी नहीं है, शून्य है, तो ये कैसे इस चीज को मैनेज करेंगे। और फिर इनकी हर चीज इस्तेमाल की जा रही है सिर्फ चुनाव के लिए। फोन इन्होंने बांटे हैं, अभी आप जानते हैं कि फोन जनता से बांटने के लिए किसी से 50, किसी से 100, किसी से 500 रुपए लिए गए हैं। उसके अलावा फोनों से ज्यादा जनता पर डंडे बरसाए गए हैं। आप बताइए, ये फोन बांटना, जब राजस्थान दूसरे नंबर पे कर्जे में चल रहा है, इतना आर्थिक बजट राजस्थान पे नहीं है, इन्होंने चुनाव के लिए फोनों का वितरण किया। आज मैं आपसे कहती हूँ, आप गाँव में जाके पूछिए, ढाड़ियों में जाके पूछिए, एक भी माता बहन इस फोन से खुश नहीं है। वो चाहती थी कि उनकी बहन बेटियों के अकाउंट में पैसे आए, जिससे वो शिक्षा दे सकें, बेटियों की शादी करा सकें, लेकिन इनका उद्देश्य है, इन्होंने शिक्षा के स्तर को इतना गिरा दिया है। राजस्थान शिक्षा के लिए नाम ही माना जाता था, कहीं भी हम जाते थे, अरे राजस्थान का बच्चा है, पढ़ने में बड़ा इंटेलिजेंट होगा। राजस्थान की शिक्षा का स्तर इन्होंने इतना नीचे गिरा दिया है। आज इन्होंने विद्यालय इंग्लिश मीडियम से कर दिए, 5th को 8th तक कर दिए, 8th को 12th तक कर दिया इन्होंने, लेकिन आप वहां जाके देखिए, विद्यालय में चपरासी तक नहीं है। अभी मैं एक पास के गांव में होके आई हूँ, बच्चों में आपस में लड़ाई हो गई, स्कूल में पता पड़ा चपरासी नहीं है, बच्चा आ रहा है, जा रहा है, माँ बापों ने कितने बच्चों को घर बैठा दिया है। बोला कि प्राइवेट में पढ़ाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं, और सरकार हमारे साथ ये कर रही है, हमें अपने बच्चे की जान प्यारी है, हम कैसे विद्यालयों में भेजें। आप धरातल पे इन्होंने टीचरों को, जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, उनको ऐसे ऐसे कामों में लगा रखा है कि उनका दिन भर पसीना छूटता रहता है कि बच्चों को पढ़ाएं या इनकी योजनाओं को हम फैलाएं। आज यही सरकारी ऑफिसरों का हालत है, यही सरकारी महकमे की हालत है कि काम के नाम पे इन्होंने सबको शून्य कर दिया है। सिर्फ एक लक्ष्य इनका है कि जो आओ, जो अधिकारी हमारे प्रचार में लग जाओ, क्योंकि इनको पता है हम तो जा रहे हैं, जितनी कोशिश कर सके उतनी कर लो। और इन्होंने स्थिति ऐसी कर दी है, हम तो गए सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। पर ये जानते नहीं, ये पार्टी विचारधाराओं की राष्ट्रवाद की पार्टी है। यहाँ जो भी मोदी जी के नेतृत्व से सत्ता संभालेगा, वह आपके स्तर, जो आपने राजस्थान का स्तर गिराया है ना, उसको ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। आप राजस्थान की स्थिति को कितना ही बिगाड़ दें, लेकिन भाजपा आएगी
और जो राजस्थान की मान मर्यादा और शांति वापस उसको स्थापित करेगी। अजीत सिंह गोठरा कह रहे हैं आपसे, आप नोट कर लें कि डी कुमेर में भाजपा 50,000 वोट से हारेगी। मैं भाई अजीत जी का सम्मान करती हूँ, वो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। हर किसी के समर्थक होते हैं, ये भी अपने नेता के, अपनी पार्टी के समर्थक है। आपकी भावना को नमन करती हूँ। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप अपना प्रयास कीजिए और हम अपना प्रयास करेंगे, क्योंकि आपसे यही कहना चाहूंगी मैं कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं एक कांग्रेस के एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, और हम लड़ाई लड़ रहे हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए। ये परिवारवाद का काम यहाँ नहीं है। भैया बंधुओं से कहना चाहूंगी, और बाकी आप स्वतंत्र हैं, अब हम स्वतंत्र हैं, परतंत्र नहीं है। आप अपने काम को पूरी तन्मयता से कीजिए और हम भी अपने काम को पूरी तन्मयता से करेंगे। हाँ, बहुत सारे लोग आपको नमस्ते कर रहे हैं, उनकी नमस्ते ले लीजिए एक बार तो। साहब सभी को मेरा राम राम, सभी को राम राम। दिल भर गया हो तो इनकार करने में डर कैसा, दिल भर गया हो तो इनकार करने में डर कैसा, मोहब्बत में बेवफाओं पर कोई मुकदमा नहीं होता। अभी जब मैं डीग पहुंचा करीब 7 बजे, तो मैं एक बगीची पर गया, वहां कुछ बुजुर्गों से मेरी चर्चा हुई, चंदनी वाली बगीची। वहां एक निष्कर्ष निकल के आया मोनिका जी कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन अंत में महाराज साहब हैं, सब लोग उनकी ही ओर झुक जाएंगे, ऐसा कुछ रुख मुझे लोगों का निकल के आता हुआ नजर आया। देखिए, यही तो खूबसूरती है भरतपुर की और डीग वासियों की, कि जब हम जिसे प्यार करते हैं तो बेहितासा पूरे सिद्धो जहद से प्यार करते हैं। तो डीग की जनता का राज परिवार के प्रति सम्मान है, क्योंकि राज परिवार ने, पीढ़ियों ने इस क्षेत्र के लिए किया है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी उन सभी से, उन राज परिवार के साथ पूरी भरतपुर की जनता भी थी। हमारे महाराज सूरजमल का हिंदू सम्राट के नाम से उनको जाना जाता है। मैं यहाँ की बहू, आज मैं उनसे इतनी ज्यादा प्रभावित हूँ कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं भरतपुर से हूँ और सूरजमल जी की नगरी से हूँ, मैं जाटों की नगरी से हूँ। मुझे बड़ा गर्व होता है, क्योंकि मैंने सुना है और मैंने जाना भी और मैंने देखा भी है कि जाट तो वो है जो बहन बेटियों की रक्षा के लिए कदम उठाते हैं। जाट है तो फिर बहन बेटियों को क्या डर है। और यही हमारे सूरजमल महाराज का भी लक्ष्य था कि हर हिंदू बेटी की रक्षा, हर जाति धर्म की रक्षा, 36 कौमों को साथ लेके चलना। और इसी के लिए महाराज सूरजमल की जो पराक्रम था कि बेटी हरदौल की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने दिल्ली पे चढ़ाई कर दी थी। तो आज हम भरतपुर वासी इस कांग्रेस के कारण, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी से मैं ये बात कर रही हूँ कि गौरव आपका भी है भरतपुर, गौरव हमारा भी है भरतपुर। आज कहीं ना कहीं आपको भी दिल से पे हाथ रख के आप ये सोचे तो हमारे गौरव को कांग्रेस ने धराशायी करा है। आज भरतपुर जाना जाता है किस लिए? बहन बेटियों के रेप के लिए, बहन बेटियों के साथ बलात्कार के लिए। आप ये बताइए कि मुझे यहाँ लगभग 17 साल हो गए, आप मुझसे उम्र में बड़े भी होंगे छोटे भी होंगे, जो मुझसे बड़े हैं, क्या आपने कभी सुना कि 6 साल की लड़की का बलात्कार, 7 साल की लड़की का गैंग रेप? कभी नहीं सुना होगा। मैंने जहाँ भी पूछा माता बहनों से कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हमारे यहाँ बहन बेटियों को आंख उठाने के देखने की हिम्मत नहीं होती थी। पता है भरतपुर है, ये आके फोड़ देगा बहन बेटियों की, जो आंख उठाएगा। ठीक है, यहाँ लड़ाई होती है, विवाद होती है, आपसी विवाद होते हैं अपने घर परिवार के, लेकिन यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि राह पे चलती लड़की को छेड़ा जाए, बलात्कार किया जाए। इसलिए ये भरतपुर है और ये पूरे भारत में जाना जाता है अपनी इसी शान के लिए। लेकिन आज आप देखिए, इसी भरतपुर की शान को किसने गिराया? इसी कांग्रेस सरकार ने गिराया, इसकी नीतियों ने गिराया। आज बहन बेटियों का जो अपमान हो रहा है, उससे किसका नाम जा रहा है, किसका नाम खराब हो रहा है? आपका भी हो रहा है, हमारा भी हो रहा है। मेरी विचारधारा है समरसता की विचारधारा। मैं समाज सेवी हूँ, मेरी मदद प्रत्येक व्यक्ति करता है। मैं पार्टी से हूँ, क्योंकि वहाँ विचारधारा राष्ट्रीयवाद की है। और मैं आप सभी से, मेरा कोई आपसे जबरदस्ती मैं आपसे कर नहीं सकती, निवेदन ही कर सकती हूँ, क्योंकि आपने भी ये देखा होगा कि जिनके प्रति हम स्नेह रखते हैं, इस कांग्रेस सरकार ने उसका भी अपमान किया है। याद करिए, आज से 2 साल पहले आप
सोचिए कि इसने कांग्रेस सरकार ने किसको नहीं ठगा। आप जिसके लिए मेरे से बात कर रहे हैं, जिनके समर्थन की मेरे से बात कर रहे हैं, जिन पे गर्व कर रहे हैं, उनका भी अपमान इसी कांग्रेस सरकार के इन्हीं गहलोत जी के द्वारा किया गया है। उस चीज को भूलिए नहीं। आज प्रत्येक व्यक्ति को जवाब देना है, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, कि हम अपने किसी भी बेटी का, माता का, बहन का, अपने किसी भी वरिष्ठ का, अपने किसी भी सज्जन का अपमान तुमसे हम नहीं सहेंगे। इस समय है उनको जवाब देने का। और आप ये सब चीज जानते हैं, मैं जानती हूँ आप पार्टी से बंधे हुए हैं, लेकिन भावनाएं आपकी भी हैं कि राजस्थान बहुत पीछे कर दिया है, कांग्रेस सरकार ने बहुत पीछे कर दिया है। भरतपुर की जब मर्यादा को इसने नहीं छोड़ा है, इसने पूरे राजस्थान का तहस नहस कर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में, रीट में, चीट में आप जानते हो कि एक किसान कैसे कैसे अपने बच्चे को पढ़ाता है, भूखा प्यासा रख के कहते हैं एक सीमा पे खड़ा हुआ है जवान, एक सीमा पे खड़ा हुआ है और एक खेतों में लगा हुआ है। एक सीमा पे खड़ा हुआ है, एक खेतों में लगा हुआ है। एक ने जान लगा दी खुद की, एक ने जान लगा दी खुद की, एक ने जान गवा दी खुद की। दोनों ही संघर्ष कर रहे हैं, किसान भी और जवान भी। आज कैसे कैसे बच्चों की परवरिश कर उनको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये रीट में चीट, आप सोचिए कितने बच्चों का भविष्य इसने खराब कर दिया है। लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं। सरकार के जो मंत्री हैं योजनाओं को धरातल पे ला नहीं रहे हैं। सरकार का बजट आ रहा है, उसमें भी चीट हो रही है। मिर्च के नाम पे मट्टी लोगों को खिलाई जा रही है, राशन के नाम पे पता नहीं क्या क्या किटों में बांटा जा रहा है। अगर आपके बस की नहीं तो इस जनता के स्वास्थ्य से तो मत खेलिए आप। आज स्थिति आप धरातल से पूछिए, ऊपर नहीं जानेगा कोई भी। आप और हम धरातल पे रहते हैं, जो मुझे देख रहे हैं भैया बंधु, वो देखिए कि स्थिति क्या होगी। कितने कितने महीने से वृद्धा पेंशन बंद कर दी गई है, विधवा पेंशन बंद कर दी गई है। कहाँ जा रहा है ये पैसा? चुनावों के लिए ये पैसा लग रहा है। आप लगाइए कि चंबल परियोजना जो कि वसुंधरा जी के समय में लाई गई थी, वसुंधरा जी के द्वारा फाइनल की गई थी, जिसको आज कांग्रेस सरकार अपनी योजना बना रही है। और जब चंबल की लाइनें डली तो उसमें क्या हुआ, भैया और भतीजा हुआ कि एक तरफ तो पहली बिल्डिंग यानी कि धरातल पे पानी नहीं पहुंच रहा, एक उनका नातेदार, रिश्तेदार, उनका नेता वो 10वीं मंजिल पे, तीसरी मंजिल पे पानी पहुंच रहा है। पहुंचना तो छोड़ो, इतना इतना वेस्ट जा रहा है कि वो 3-3 घंटे जा रहा है। आप सोचिए किसका नुकसान हो रहा है इस भैया भतीजेवाद से। आम जनता के लिए पानी आया था, एक गरीब जनता के लिए जो पानी की त्रासना कर रही थी, जो आज जिनको कहते हैं कि गांव से दूर दूर जाना पड़ता है, पानी नहीं मिल रहा है, उनको पानी नहीं मिल पाया। किसके लिए योजनाएं आ रही है और कौन इसका वहन कर रहा है? आज आप मेरे ही घर लगाइए, मेरे पास ही चंबल की लाइनें नहीं डाली है, क्योंकि मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, मेरी विचारधारा बीजेपी की है। सब जगह पूरे एरिया में पानी डल गया है, लेकिन हमारे यहाँ पानी नहीं है। लेकिन हमने नहीं कहा। आज मुझे राजीव जी के द्वारा मौका मिल रहा है कि मैं आपको ये आईना सच का दिखा सकूं कि स्थिति कांग्रेस की सरकार में क्या हो गई है, कि महिलाओं की स्थिति इतनी ज्यादा दुर्दशा कर दी है कि आज वो ऑफिसों में दर दर चक्कर लगा रही हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ जितने भी कांग्रेस के जो लोग हैं अब रहते ही नहीं है। नेता यहाँ पे मिलते ही नहीं है। वो किससे गए? वो आते हैं हमारे पास। हम आपको बता रहे हैं किस लिए? क्योंकि हम उनके बीच बैठते हैं, दिन रात उनके बीच रहते हैं, हर मुद्दे से परिचित हैं, इसलिए आज आपसे बात कर रहे हैं। क्योंकि बातों की सच्चाई ऐसी होती है कि दिल में लगती है, और निसंदेह आज मैं जो कहूंगी आपके दिल तक बिल्कुल पहुंचेगा। सुशील प्रधान जी कह रहे हैं कि डीग का जिला बनना इन चुनावों में मुद्दा रहेगा और पार्टी से थोड़ा ऊपर उठ करके विकास के मुद्दे को या जिला बनने के मुद्दे को भी आपको देखना चाहिए। बिल्कुल, मैंने पहले भी बोला है कि डीग की जनता खुश है जिले बनने से, लेकिन उन्होंने भ्रम भी पैदा कर दिया है कांग्रेस सरकार ने। क्या ये होगा, कब होगा, कितना समय लगेगा? आज आप भरतपुर को देखिए जिला बनने से, भरतपुर का कितना विकास हुआ है जिला बनने से। लेकिन अब आप और हम पार्टी के हिसाब से बात कर रहे हैं कि मैं भाजपा से हूँ, आप कांग्रेस से, लेकिन आप एक क्षेत्र के नागरिक होने की तरह से आप में भी ये संदेह है कि क्या होगा, कब होगा। 19 जिले, उसके बाद 23 जिले, और इनको ऐसा लग रहा है दूसरा राजस्थान बनाना
अभी नवनियुक्त मैंने लिया है, क्योंकि यहाँ की नीति है जो देश प्रेम की है, किसी परिवारवाद की नहीं है। गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। फैसला जब 3 दिसंबर को आएगा, ईवीएम खुलेंगी तब पता चलेगा। इससे पहले ये जरूरी है कि आप सब लोग 25 नवंबर को मतदान करने जरूर जाएं, क्योंकि मतदान कीमती है। चलते चलते मोनिका जी, हाँ, आप डी कुमेर के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं डी कुमेर के सभी लोगों से ये कहना चाहूंगी कि यूं ही नहीं मिली आजादी, यूं ही नहीं मिली आजादी हमको हंसने गाने को, यूं ही नहीं मिली आजादी हमको हंसने गाने को। जर्रा जर्रा बयां करे संघर्षों की कहानी को, जर्रा जर्रा बयां करे संघर्षों की कहानी को। होकर सुख में मगन है भूले, होकर सुख में मगन है भूले शहीदों की कुर्बानी को। पानी नहीं लहू बहाया वीरों ने धरा बचाने को। जो भी कुछ हो, सबसे ऊपर देश होना चाहिए। ये जो हमें मौका मिला, शहीदों की कुर्बानी से मिला मतदान का मौका, इसको हमें जाया नहीं करना है। हमने मांगी थी आजादी, आज वही आजादी है कि हम अपना अंगूठा लगा रहे हैं, अपना नेता चुन रहे हैं। इसको छोटी मोटी बात आप ना समझिए, सबसे पहले अपना फर्ज निभाइए। ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों को जागरूक कर मतदान करवाइए। और सभी से मेरी विनती है, भाजपा की नीति जन जन की नीति है, क्योंकि राष्ट्रवाद की नीति है, अनीति के खिलाफ संघर्ष की नीति है, हर व्यक्ति को साथ लेके चलने की नीति है। आप हमारा साथ दीजिए, निश्चित ही पुनः राजस्थान की वही राजस्थान की स्थापना होगी जब राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में, महिला के सम्मान के क्षेत्र में अव्वल नंबर आया करता था। और निसंदेह आपका साथ ही इस प्रयास को सफल बनाएगा। जय हिंद, जय भारत। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग चलती रहनी चाहिए। मोनिका जी, आपने इस छोटे से संवाद के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद।